सेंसिटिव किड्स ये किस श्रेणी में आते हैं? कौन होते हैं सेंसिटिव किड्स? पेरेंट्स ही हैं जिनको ये सेंस करना है कि उनके बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या उनकी लिमिटेशंस हैं, कहाँ उनकी लिमिटेशंस को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है। वो सब चीज़ें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा। 9th क्लास का बच्चा है, उस टाइम में डिप्रेशन, वो डिप्रेशन भी क्या आपके हिसाब से वो सेंसिटिव बच्चों की वजह से है कि आज के डेट में बच्चे इतने सेंसिटिव हो गए हैं? क्या ये प्रॉब्लम, सेंसिटिव किड वाली प्रॉब्लम, क्या आपने हर कल्चर, हर सोसाइटी में देखी? ये प्रॉब्लम हर जगह से, एवरीवेयर। हेलो फ्रेंड्स, कड़क चाय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं श्री पल्लव जेराट जी से, जो कि एक म्यूज़िक इंडस्ट्री में प्रोफेशनल हैं, एक जापानीज़ एमएनसी में। उसके अलावा वो कुछ एनजीओज़ के साथ भी जुड़े हुए हैं, जहां पर वो स्पेशलाइजेशन रखते हैं, कुछ सेंसिटिव बच्चों के ऊपर काम करते हैं। तो ये सेंसिटिव बच्चे कौन होते हैं, उनकी क्या सेंसिटिविटीज़ होती हैं, वो कैसा काम करते हैं और अपनी एक्सपर्टीज के बारे में हमें क्या क्या बताने वाले हैं, आज यही सब जानेंगे। आज का पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार होने वाला है, और खासकर उन लोगों के लिए जिनके घर में बच्चे हैं, खासकर टीन एज से निकल रहे हैं, खासकर वो जो आगे जाकर अपनी कोई लाइन चूज करने वाले हैं। आगे उनके सामने पूरी पूरी लाइफ पड़ी है, स्टडीज़ हैं, करियर है, शादी है, ये सब कुछ आने वाला है। तो अगर आपकी लाइफ में भी आपके भी बच्चे हैं और इस एज में हैं, तो आपको ये पॉडकास्ट शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना चाहिए। आपको सीखने के लिए, आपको समझने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए आइए स्वागत करते हैं अपने गेस्ट का, श्री पल्लव जेराट जी। थैंक यू रुपेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। मेरा बेसिकली अपना खुद का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 20-22 साल का है, टेंटेटिवली 25 साल के आसपास। बट शुरू से ही जो टॉपिक आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली वो मेरा अपना ही प्रीवियस वर्जन है। इवन स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग इन दैट। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इट्स 100% सक्सीडेड और समथिंग, बट कीप ऑन ट्राइंग सर्टन थिंग्स। सो आज का टॉपिक मेनली जो डिस्कस कर रहे हैं, हम सेंसिटिव किड्स पे डिस्कस कर रहे हैं जी। तो पल्लव जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए कि सेंसिटिव किड्स ये किस श्रेणी में आते हैं? कौन होते हैं सेंसिटिव किड्स? हाँ, तो ये जो आपने जो क्वेश्चन किया है, ये एक मेजर क्वेश्चन है कि जो भी अभी ये पॉडकास्ट देखेंगे उनको यही होगा कि हम कैसे डिफाइन करेंगे हमारे बच्चे सेंसिटिव है या नहीं है। बेसिकली अगर आपके मतलब मे बी योर किड्स और आपके छोटे भाई बहन या सब जो आसपास के फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो भी हैं, अगर वो थोड़े शाई नेचर के हैं, पहला, अगर वो इन्फ्लुएंस बड़ी जल्दी हो जाते हैं, सेकंड, तीसरा, अगर वो हमेशा कोई चीज़ करना चाहते हैं तो पूरा डिटेल में करना चाहते हैं, या तो नहीं करना या तो डिटेल में करना, चौथा, they always have a empathy for others emotionally, and the main part is they react emotionally. So main ये 3-4 points हैं, they react very much emotionally for everything. I mean react, response करना, वो सोचते नहीं हैं, जो इनको दिल से लगता है वो एकदम से बोल देते हैं। So it doesn't mean कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझते, but it is how they are basically. So this is one thing, they react emotionally. Second is they are very much get influenced from others. So आपके environment में, अपने for example अगर एक मैं अपनी बात करूं, तो मैं अपने past life में अपने जो आसपास के मेरे स्कूल के मेरे साथ में विद्यार्थी थे, मेरे क्लासमेट्स थे, या थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे कॉलेज के जो बैचमेट्स थे, या थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो ऑफिस के जो लोग थे, या तो हम हर जगह पे हम जैसे जो मतलब लाइक सेंसिटिव लोग वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। When I'm saying influence हो जाते हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने पाथ से। So this is a very, so basically these are 4-5 major things. They are very much sensitive in all the response, especially they are emotionally, they respond emotionally, first thing. Second, they get influenced very fast. Third, they are very much vulnerable to noises. जहाँ बड़ा हॉच पॉच सा है, basically noisy environment, they don't want prefer to go there basically.
And the fifth is they are very much they have empathy for others basically. So ये 4-5 traits जो हैं, you have to look into these kind of things. और वो हाँ, एक और जो मेजर ट्रेड मैं भूल गया, वो अलग रहना पसंद करते हैं भीड़ से. They want to stay alone, most of the time. So these are the 4, 5, or you can say 6 major things are there. यानी कि वो बहुत शाय होते हैं, वो अपने आप को दूसरों के साथ मिक्सअप नहीं करते, इंट्रोवर्ट रहते. इंट्रोवर्ट इज द राइट वर्ड. तो कुछ आप, जैसे आपने पॉइंटर्स बताए, इसमें कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? कुछ एग्जांपल, जैसे कि किसी बच्चे के बारे में एग्जांपल दे सकें, कुछ ऐसा बता. हाँ, तो जैसे अभी आपने एग्जांपल के लिए कहा, तो मैं अपना ही स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि वो एक मेरा पुराना कल था बेसिकली. सो स्टिल आई हैव द इश्यूज, और मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ. उसमें क्या है, जब मैं छोटा था, या अगर आप, मैं बड़े एक सारांश में बात करूँ, वेरी ब्रीफ, मैंने ज़िंदगी में अभी तक, जब तक मैंने चीज़ समझी नहीं, तब तक मैंने सिर्फ वही काम किए हैं जो मेरे सिर पे पड़े हैं. आई मीन जो मेरे सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसका प्रेशर था. प्रेशर मे बी फ्रॉम फैमिली, प्रेशर मे बी फ्रॉम द एनवायरनमेंट, सोसाइटी, कि फॉर एग्जाम्पल पढ़ना तो है ही यार, मतलब देयर इज नो ऑप्शन फॉर दैट. जॉब तो करनी ही है, देयर इज नो ऑप्शन फॉर दैट. सो वही काम मेरे हुए हैं, मतलब कंसिस्टेंट मैं उस पर काम करता रहा, इररिस्पेक्टिव मेरा मन है नहीं है, मैं वही कर पाया हूँ. बट अदर देन दैट, मेरा माई फादर वॉज अ राइटर, तो मेरा मन करता था कि मैं कुछ लिखूं, वो एक मेरे लिए ऑप्शनल था, क्योंकि वो सिर पे नहीं पड़ा था. सो हम लोग जो हैं, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग डिस्ट्रैक्ट और इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं एनवायरनमेंट से. मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. मैंने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करी, तो मेरे ब्रदर भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में थे उस समय, अभी भी उसी में हैं. तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा कि तुम, उस समय हमारा ना सी लैंग्वेज का बहुत जोर चल रहा था, सी प्लस प्लस बहुत चल रहा था. तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप जाके ना सी लैंग्वेज का करो. मैं गया. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये एक ऑप्शनल था मेरे लिए. इंजीनियरिंग कर चुका था मैं, तो मेरे को सी प्लस करना है. मैं गया हूँ वहाँ पे, तो मेरे को लगा कि यार ये थोड़ा टफ हो रहा है, मेरा मैथ्स भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो शायद मैं नहीं कर पाऊँ. मैंने 2 दिन में गिव अप कर दिया, बिकॉज इट वॉज ऑप्शनल. बिफोर दैट, इंजीनियरिंग की बात बता रहा हूँ, फिर मैं वही बात आपको, इंजीनियरिंग करने गया मैं पहले. उस समय मैं जब इंजीनियरिंग करने के लिए भी फर्स्ट ईयर था मेरा, तो मैंने वहाँ जाके माहौल देखा. वहाँ पे कुछ लोग ड्रग्स बहुत लेते थे, रैगिंग बहुत होती थी, पढ़ाई बहुत टफ थी. तो एज यूजुअल, बीइंग ए सेंसिटिव किड, आई वाज सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट कि मैंने गिव अप कर दिया. यार मेरे से नहीं होगा ये तो साला यहाँ पे लोग ड्रग करते हैं, पीपल आर डू द रैगिंग थिंग्स, पढ़ाई बहुत टफ है. और जो कुछ लोग हैं वहाँ पे, वो इंटेलिजेंट थे मेरे से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. और सो वो इन्फ्लुएंस हो गया, फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गया. तो मैंने घर में आके बोल दिया कि भैया मैं अब नहीं करूँगा, इंजीनियरिंग नहीं करूँगा. तो मैं जब घर वापस आया, तो माई फादर वाज इन ए वेरी शॉकिंग पोजीशन कि भैया कि इस लड़के का करें क्या, कि अब तो ये इंजीनियरिंग करने भेजा था इसको, कि खुद तो पता ही नहीं और क्या करना है. तो लेट्स डू. उस समय ऑप्शन नहीं थी, डॉक्टरी कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, 2-4 चीज़ें हुआ करती थी. उस समय इतना ऑप्शंस नहीं थे जो आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है. देन ही टोल्ड मी वन डे कि इवन देन, उस समय, बीइंग ए सेंसिटिव किड, नो दैट इज अ मेजर कैच. बीइंग ए सेंसिटिव किड, हाउ यू हैंडल दैट डज मैटर बेसिकली. मेरे साथ ऐसे कई किस्से जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, जो ढंग से हैंडल नहीं हो पाए, एंड दे कुडंट एबल टू सर्वाइव. बट मेरे केस में, हालांकि हमारे टाइम पे जो हमारे फादर साहब थे उस टाइम पे, आपको ही पता है कि वो बहुत ज़्यादा एक हार्ड फिगर रहा करते थे. यानी कि वेरी कैजुअल अप्रोच आप नहीं रख सकते आज के फादर्स के कंपैरेटिवली. हाँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको हक करने का मन है तो आप जाके हक कर लो, ऐसा नहीं हुआ करता था. उस समय बड़ा मूड देखना पड़ता था पापा का, कैसा मूड है कैसा नहीं है. तो शायद कभी कभार मैं उनके क्लोज जा पाऊँ और उनको हक कर सकूँ, इफ आई वांट टू डू इट. इवन देन, ड्यूरिंग दैट सर्कमस्टांसेस, व्हेन आई केम बैक होम, इंजीनियरिंग छोड़ के, यू कैन से, वापस आया, तो मैंने अपना कहा कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा. उन्होंने बड़े ढंग से मेरे को आज भी वो दिन याद है. मैं बेड पे लेटा हुआ था, तो मेरे पापा मेरे पास आए. उन्होंने मेरे को वहाँ पे लोकल बीए में एडमिशन भी करवा दी थी कि चल तूने नहीं करना, तूने बीकॉम कर लिया अपना, तो बीकॉम एडमिशन करवा ली थी. बट साथ साथ में ही वॉज टेकिंग टाइम
कि कोई नहीं, इसको एडमिशन भी करवा दो जो उसको चाहता है अभी, और ऐसे ऐसे बोल लूँगा इसको मैं आज भी याद है, बेड पे लेटा हुआ था, मेरे फादर साहब आए, उनको बड़े प्यार से बोला कि बच्चे देख, जिंदगी में तो आपको हार्डशिप्स तो आनी है, हर बार अगर आप ऐसे कहोगे कि आप कुछ करने लगे और आप हार गए और उसके अब करोगे ही नहीं, तो ऐसे नहीं होगा। सो इवन फेलियर्स हैव ए लॉट ऑफ लर्निंग्स, और उन लर्निंग्स को आपने अडॉप्ट करना है एक स्टेप ऊपर करने के लिए। आई एम नॉट आस्किंग यू टू गेट इट पास और सर्वाइव कर जाओ और यू गेट ए परफेक्ट मार्क्स और समथिंग, नॉट लाइक दैट। पहले फेलियर से या पहले जो आपको चैलेंजेस लग रहे हैं, उनसे आप लर्न करो, उन स्ट्रगल से आप लर्न करो, देन यू विल अचीव स्लोली। एंड गिव अप का ऑप्शन मत करो, बिकॉज एवरी टाइम यू विल फील कि भैया मैं कुछ भी स्टार्ट करूंगा, नहीं हो रहा, तुम गिव अप कर दोगे। सो यू डोंट नीड टू वरी फॉर दैट। हार की टेंशन मत लो, तुमने बस एक स्टेप अपने पहले से बेटर करना, बस ये देखो। डोंट कम टू द कंक्लूजन्स कि मैं ये कर लूंगा तो नहीं हो पाएगा, मैं शायद नहीं हो पाऊं, मेरे से सर्वाइव नहीं हो पाऊं, शायद मैं फेल हो जाऊं, शायद ये हो जाऊं। नॉट लाइक दैट। जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? पहले स्टेप से थोड़ा बेटर करने की कोशिश करनी है। एंड गुरप्रीत जी, वो दिन था, उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं वापस जाऊंगा, इंजीनियरिंग करूंगा। मैं वापस गया, और ऐसा नहीं था कि उसके बाद भी इट वाज इजी फॉर मी। फिर से वो स्ट्रगल्स थे, फिर से वही टफ एग्जाम्स थे, फिर से वो रैगिंग का माहौल था, फिर से वो ड्रग्स थे वहां पे, फिर से वो सारे माहौल, सब कुछ सेम था। बट एक परसेप्शन मेरा चेंज हो चुका था कि यार, डोंट टेक योरसेल्फ सो मच कि किसी ने कुछ कह दिया तो रोने बैठ जाओ। लिव इट यार, डोंट टेक योरसेल्फ सो मच सीरियसली, लेट्स गो विद द फ्लो। बोल दिया कोई बात नहीं, चलने दो। सो वो एक एटीट्यूड बन गया मेरा, जो है चलने दो बस, कोई बात नहीं, इट्स लेट्स डू इट, लेट्स कीप ऑन डूइंग। मतलब वहां पर वापस जब आप इंजीनियरिंग करने गए, तो फिर भी आपको वो जो फेलियर से आप भागे थे, वो फेलियर तब भी आपको देखना पड़ा। बिल्कुल। बट वो फेलियर इसलिए आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाया क्योंकि आपके मन में ये था कि ये फेलियर जरूर हुआ है, पर पिछली बार से तो बेटर हुआ है। तो यही आपका मतलब। बिल्कुल। एंड ऑफ द डे जो उनकी डायरेक्शन थी वही दिमाग में थी, एक स्टेप बेटर करना है। फेलियर से में भी लर्निंग्स है, और एक स्टेप बेटर कर रहे हैं। फेलियर्स चाहे जिसमें हो, चाहे एग्जाम में हो, फियर हो वहां पे सर्वाइव करने का, या कुछ भी हो, लेकिन उससे एक स्टेप बेटर करना है, बस वही था। तो वो एक स्टेप करते 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 मैंने अपनी इंजीनियरिंग भी खत्म करी, और फाइनली उसके बाद अपना जॉब वॉब भी शुरू कर दी। देन फाइनली गाड़ी चल पड़ी बेसिकली। अदरवाइज नहीं होता तो अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीकॉम नहीं करता कुछ नहीं हो पाता, वो एक अलग राह हो जाती है, अलग बात है। बट आई थिंक इसकी मेरे को वो लेसन नहीं मिलता, और वो लेसन आज तक कहीं ना कहीं काम आता है हमेशा। चलो, ये तो आपने बताया कि एक सेंसिटिव चाइल्ड को अच्छे से समझा उसके पेरेंट ने, और अपनी समझ बूझ के साथ उसे कहीं एक पार लगा दिया। क्या आपने ऐसे बिगड़ते हुए केसेस भी देखे? अब सर, उसमें केसेस मेरी अपनी रियल लाइफ में भी केसेस हैं। एक हमारे उसमें मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि पर्टिकुलर वो एग्जैक्ट सेंसिटिव केस था कि नहीं था। दो केसेस हैं, एक तो बड़े सेंसिटिव वाला मैं बता देता हूँ आज ही। एक मेरा फ्रेंड हुआ करता था, हम बड़े छोटे थे, अभी भी है वो, ही स्टिल देयर। वो उस समय बात कर रहा हूँ, आज से लगभग 35 ईयर्स बैक। हम लोग आई थिंक सेकंड थर्ड क्लास में थे, छोटे थे। तो हम उनके घर जाते थे, फ्रेंड था मेरा, घर के पास रहते, उनके घर जाते थे। उस समय उनके पास उनके फादर दुबई ट्रैवल करते थे। तो उस समय पता है, उस समय की बात कर रहा हूँ जब टीवी छोड़ो, फोन भी नहीं हुआ करते थे किसी के पास, कभी वो पूरे मोहल्ले में किसी एक ही हुआ करते थे। तो उस समय उनके पास एक पेन वाली वॉच थी, जो उसमें डिजिटल वॉच आती थी, जो पेन में होती थी बेसिकली। मेरे में सिटीजन का होता था। हाँ, समथिंग। वो दुबई से लेके आए थे उसके फादर साहब। सो उस समय उनके पास वो फैसिलिटीज थी, वो फ्रिज भी, टीवी भी, उससे बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और उनके साथ भी, बिकॉज हमारे स्कूल में हमारे साथ था वो जो फ्रेंड हमारा, तो हम लोग एक उनके घर जाते थे कि उनको चलो आप खेलने चलते हैं, उसको लेके अपना खेलने चलेंगे हम लोग। जैसे हम वहां जाते थे तो उसकी मदर उसको घर से बाहर नहीं जाने देती थी। क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिव दोनों एंगल में था। एक तो फिजिकली सेंसिटिव था कि वो धूप में बाहर जाता था, उसका चेहरे पे ना लाली हो जाती थी, पूरा लाल हो जाता चेहरे पे। और साथ में वैसे भी वो बड़ा इमोशनली बड़ा सेंसिटिव था। हर चीज में किसी बात को किसी ने कुछ बोल दिया तो बस रूठ के आ जाना, बड़ा मतलब बहुत दिल पे लगा देने चीज।
बट ही वॉज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स। हम्म। तो वो सब था, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि उसके फादर ने ड्रग्स शुरू कर दी, ये अल्कोहल स्पेसिफिकली, जी। और वो उसमें इतना डूब गए कि ही इज स्टिल अलाइव, माय फ्रेंड इज स्टिल अलाइव, उसके फादर की डेथ हो गई है, बट उस बंदे ने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। और जब वो जो मैथमेटिक्स में इतना तेज लड़का, सेंसिटिव लड़का, पढ़ाई में भी और सॉरी इन जनरल भी, और साथ में वैसे भी फिजिकली भी सेंसिटिव था, और पढ़ाई में भी अपना इमोशनली भी सेंसिटिव था, इवन देन उसको सिर्फ 10th पास कर पाया आई थिंक मुश्किल से, और फिर वो लेथ की मशीन्स पे काम करता था फॉर ए सर्वाइविंग। तो दिस इज, आई थिंक इट्स ए फेलियर वो फ्रॉम बहुत द रिच पेरेंट्स। फैमिली से था और अब सर्वाइवल के लिए भी वो मुश्किल से हाँ कर पा रहा है। आज तक उसकी शादी नहीं हुई है, ओह, ही इज ऑफ माई एज 45 प्लस। तो ये पेरेंट्स की वो एक गलती, वो एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अकाउंटेबिलिटी जो नहीं ली उन्होंने, उसकी वजह से स्पेशली उसके फादर की, ही इज स्टिल स्ट्रगलिंग। तो एक पेरेंट्स का समझना चीजों को बहुत बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि समाज भी है, समाज मैटर नहीं करता। समाज आपके, वो बच्चा अगर फुटबॉल नहीं खेल रहा उसको कहेंगे साइड पे खड़ा हो, या क्रिकेट नहीं खेल रहा करेंगे साइड पे खड़ा हो, नोबडी बॉदर्स अबाउट दैट। सो आज पेरेंट्स ही हैं जिनको ये सेंस करना है कि उनके बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या उनकी लिमिटेशंस हैं, कहाँ उनकी लिमिटेशंस को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, वो सब चीज़ें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा। आपकी बातों से समझ में आता है कि जो आज की डेट में इतना डिप्रेशन फैला हुआ है, शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि शायद वो पेरेंट्स अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाए, वो फ्रीडम नहीं दे पाए, वो समझ नहीं दे पाए, या फिर वो अपने बच्चों को समझ ही नहीं पाए कि हमारा बच्चा सेंसिटिव बच्चा है, और उस वजह से वो बच्चा वीक रह गया और आज वो डिप्रेशन का शिकार है। क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं राइट फ्रॉम द एज ऑफ 14 ईयर्स, मतलब 9th क्लास का बच्चा है, उस टाइम में डिप्रेशन, हम तो वो परवाह नहीं करते थे। मुझे याद है हमारे टाइम में तो हमको परवाह नहीं करते थे 9th क्लास में। मतलब किसी ने अगर कोई डांट भी दिया ना, मुझे आज भी याद है मेरी मम्मी ने मेरे को एक बार गुस्से में आके एक थप्पड़ लगाने की कोशिश की, और मैंने थोड़ा सा हाथ आगे किया बचने के लिए, और उनकी चूड़ी टूट गई थी, टूटी भी नहीं थी, मुड़ गई थी। तो वो कहते थे तेरे को मारना बेवकूफ़ी है, तू तो उल्टा नुकसान कर देता है। तो मतलब, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, वो मार रहे हैं, डांट रहे हैं, ठीक है, उसको एक स्पोर्टी वे में लिया, ठीक है यार, डांटा है तो चलो समझ, हमारे लिए डांटा है। बिल्कुल। बट आज की डेट में अगर कुछ किसी बच्चे को कुछ कह दो तो उनकी आंखों में इतनी जल्दी आंसू आ जाते हैं, वो कितनी कितनी देर तो रोना शुरू कर देते हैं। तो वो डिप्रेशन भी क्या आपके हिसाब से वो सेंसिटिव बच्चों की वजह से है कि आज के डेट में बच्चे इतने सेंसिटिव हो गए हैं? एक तो सिंगल चाइल्ड हो रहे हैं ज़्यादातर, सिंगल चाइल्ड नहीं भी हैं, दो बच्चे भी हैं, तो वो भी कई बार ऐसा होता है अपने अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आपस में वो फिर मिलेंगे कैसे, खेलेंगे कैसे? जब एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, तो एक दूसरे के लिए वो भावनाएं कहाँ से आएंगी? बिल्कुल। तो शायद ये डिप्रेशन भी उसी वजह से है। देखो सर, जो मेरा जो अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा आसपास इन्वायरमेंट में, एक तो वो सेंसिटिव किड्स का तो है ही है, वो तो मैं मानता हूँ, वो तो उनका तो अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बट एक जो अंडरस्टैंडिंग वर्ड है ना, वो बहुत पावरफुल है अगर कोई समझना चाहता है तो। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज बेसिकली, इट्स नॉट अबाउट द इंसिडेंट्स यू अंडरस्टैंड, इट्स अबाउट द माइंडसेट जो बच्चे का चल रहा है, वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और उसमें एक फ्लेक्सिबल अप्रोच बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ, अपने घर की बात बताऊंगा, मैं बाहर नहीं जाता हूँ कि वो बोलेंगे बाहर की बातें कर, घर की बात बताता हूँ। मैं अपने घर पे मेरा जो बेटा है वो मेरी नहीं सुनता है। अच्छा। वो मेरी नहीं सुनता, मतलब ही ओवरऑल लुक में ठीक है, उसको लगता है कि पापा एक बात कर रहे हैं ठीक है, बट वो अपनी मदर की ज्यादा सुनता है, मदर से डरता भी है, क्योंकि पापा जो है फ्लेक्सिबल है, थोड़ा समझ लेते हैं जो भी है रीजन। बट ये भी अंडरस्टैंडिंग की फ्लेक्सिबिलिटी है। ये अब इसमें मैं एक छोटी सी लाइन ऐड करना चाहूंगा, शायद वो मदर की इसलिए सुनता है क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, सुननी ही पड़ेगी क्योंकि वो स्ट्रिक्ट होंगी। बिल्कुल। और आप क्योंकि फ्लेक्सिबल हैं, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल हैं, बिल्कुल।
तो शायद उसे लगता है कि कोई बात नहीं, पापा तो समझ ही समझ ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ये ठीक फिर है। वही बात आ गई कि सिर पे पड़ेगी तो करना ही पड़ेगा, नहीं बस सिर पे वही। पड़ेगी तो बट इसमें एक बैलेंसिंग एक्ट भी है। हाँ। देखिए हम लोग, मैं ये नहीं कहता कि डांटना नहीं, बच्चे को डांटना है यार, क्यों नहीं डांटना, नहीं डांटेंगे तो फिर वही जो आप बता रहे हैं सुसाइडल अटेम्प्ट्स, वो सब। घर पे 4 थप्पड़ नहीं पड़ेंगे अगर, तो बाहर 1 थप्पड़ पड़ा तो सुसाइड करने चले जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, डांटना भी जरूरी है, टोकना भी जरूरी है, लेकिन एक बैलेंस बनाए रखना वो बहुत जरूरी है। इनिशियली मेरे को, जो मेरी वाइफ, मैं देखता था जो मेरी वाइफ डांटती थी बच्चे को, तो एकदम से ना मैं बिल्कुल, क्योंकि बीइंग ए सेंसिटिव किड, मेरा दिल दहक जाता था, यार कैसे कर रहे हो यार, मतलब बच्चा है यार, ऐसे थोड़ी करोगे। तो मैं बीच में आ जाता था कि नहीं यार, थोड़ा सा यू हैव टू लिमिट में करना है, ये करना है। और थोड़ा सा कई बार तो मेरे वाइफ की बीच में वो हो जाती थी बहस में, सही है, वो किस्सा छोड़ के हम लड़ने लग जाते थे अपना। देन स्लोली स्लोली रियलाइज कि ऐसा कुछ होने लगता है कि, बट बीइंग ए सेंसिटिव, मेरे को एम्पैथी एकदम से हो जाती है, आई कैन नॉट कंट्रोल दैट थिंग। तो मैं तो यहाँ तो अब शुरू करा है मैंने, घर से बाहर निकल जाता हूँ, या आई ट्राई टू अवॉइड, ज़्यादा बंद कर दी कि थोड़ा बहुत डांटना जरूरी है। एंड शी आल्सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि उसने भी अपना जो पीक था वो डांटने का बहुत ज्यादा, वो कम कर लिया है, और मेरा जो बिल्कुल नेगेटिव था कि बिल्कुल हल्की सी बात लेके मैं घबरा जाता था, वो थोड़ा मैंने ऊपर लिया। तो समवे ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी। तो वो एक बैलेंस करना बहुत जरूरी है। पहले अंडरस्टैंड करना कि कहाँ पे चीजें, इश्यूज है बच्चों के साथ बेसिकली। तो वो जितना आप बच्चों के साथ खुलोगे, बात करोगे, वो तभी हो पाएगा। बात करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। एंड समटाइम्स यू हैव टू लेट हिम और लेट हर डू व्हाट दे वांट फॉर सर्टेन पीरियड, बट विद ए ओवरऑल यू हैव टू ट्रैक द एक्टिविटीज आल्सो। तो आइडिया इज इन शॉर्ट, अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक डेवलप करना बच्चों के साथ, और डाउन द लाइन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आई बिलीव। अब मैं कई बातें आज मैं यहाँ कह रहा हूँ, मैं घर पे कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन वो मेरे घर पे ग्रांटेड हो जाती हैं, अरे ये ठीक है। एक बार आपका आमिर खान का आया था इस पे कौन, अपना कपिल शर्मा शो में भी, तो वो भी बोल रहे थे, कहते यार मेरे बच्चे मेरी ही, मैं एक्टिंग कुछ बताता हूँ करने के लिए, वो मेरे से नहीं सीखते, और दूसरों के बच्चे आके बोलते हैं कि मेरे को सिखाओ। सो पेरेंट्स को तो ग्रांटेड लेते हैं, सो यू नीड टू फाइंड ए वे आउट बेसिकली। तो क्या, जैसे आपने बोला कि मैं अगर कोई बात बोलता हूँ तो वो कई बार फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट आफ्टर ऑल बीइंग अ सेंसिटिव किड योरसेल्फ, ठीक है, आप खुद एक सेंसिटिव किड रहे हैं, और जब आप अपने बच्चे को देखते हैं अगर वो भी सेंसिटिव है, तो आपने ये बातें जो मुझे बताई हैं वो आपने अपने बेटे को भी बताई होंगी, या घर पे डिस्कशन होती होगी, तो क्या उसने आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीखने की कोशिश नहीं की? आपने, कहते हैं ना, अब जहाँ पर साम नहीं चलता, यानी कि जहाँ समझाने से काम नहीं चलता, वहाँ पर फिर दाम दिया जाता है, फिर दंड भी दिया जाता है, फिर भेदा भी जाता है। तो आपने वो पर्सपेक्टिव भी रखे, क्योंकि जहाँ से आपने बताया कि समझाने वाला काम तो आपने अपने एक्सपीरियंस वाला कर लिया, मेरे को लगता है दंड वाला काम जो है वो आपकी वाइफ ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें हैं क्या वो आप करते हैं, और अगर करने से भी फर्क नहीं पड़ता तो कैसे फर्क पड़ता है? क्या ऐसा होता है कि आपकी बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता, या फिर सिर्फ आपके घर वाले सीरियसली नहीं लेते? नहीं, देखो ऐसा है कि देखो ये मेरा पर्टिकुलर अपना नहीं है, आप भी जिस फील्ड में हैं शायद आपके घर पे भी लोग आपकी बात को वैसा नहीं लेंगे, होता ना घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप्स बेसिकली। लेकिन जब आप, आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपने भी प्रीवियस लाइफ, अपना प्रीवियस कुछ अपने प्रोफेशनल करियर में भी आपने कई पॉडकास्ट दिए होंगे जिसमें आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ कुछ ना कुछ बताया होगा। चलो पॉडकास्ट छोड़ दो, आप कहीं अपने ग्रुप में बैठे होंगे, दोस्त अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिलीज के साथ बैठे होंगे, वहां आपने एक्सपीरियंस शेयर हुआ किया होगा। जब आप वहां एक्सपीरियंस शेयर करते हो और आपकी फैमिली वहां बैठी होती है और दूसरे लोग भी बैठे होते हैं, वो फिर उस बात को वैलिडेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने बोला यार, हाँ यार गुरप्रीत, आप जो बात कर रहे थे ना, वो बात बिल्कुल ठीक है, वो मैंने भी एक्सपीरियंस करा है। तो आपकी जो फैमिली है वो वॉच करेगी वो चीज कि यार उनको भी एक्सपीरियंस है, वो इस बात पे हाँ कर रहे हैं, तो शायद ये बात तो एक वैलिडेशन हो जाती है उनको। तो मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं है कि घर में भी लोग सुनते हैं, समझते हैं बात को, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप बताना चाहते हो उनको, लेकिन वो नहीं समझ पाते। वो चीजों के लिए आपको ये ध्यान करना है कि आप कहीं अगर बैठे हैं तो यू स्टार्ट द टॉपिक। वैलिडेशन जरूरी है, खासकर थर्ड पार्टी की वैलिडेशन जरूरी है। घर की, आपने घर में चीजें कुछ बतानी है तो ऐसा नहीं है कि
सब चीजें नहीं मानते, ऐसा नहीं होती है, आप एक मिक्स फीलिंग होती है, सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो आज की डेट में और साथ में आप एक ओपन वर्ल्ड में रह रहे हो, स्वतंत्र अपना विचारधारा वाला दुनिया में है आप लोग, तो आप लोग किसी को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते, उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन हो सकता है मेरे एक्सपीरियंसेस और जो मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल के लोग आ रखे हैं वो मैच कर जाएं और चार पहलुओं के मैच कर जाए, दे विल सी नहीं यार, तब तुम्हारे फैमिली भी बोलेगी नहीं यार ये ठीक बोल रहा था उस बात को लेके शायद होगा। और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, हालांकि वो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है स्टिल, बट आई हैव सीन द कॉन्सिक्वेंसेस लेटर ऑन आल्सो। पर एटलीस्ट उन्होंने ये नोटिस किया कि जो आप बोल रहे हो वो सोसाइटी उस चीज को मान रही है, और अगर वो वैलिडेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। आपने बचपन से अपने आप को देखा एज अ सेंसिटिव चाइल्ड, आपने अपनी फैमिली में भी कईयों को देखा होगा, क्या आपको लगता है कि ये फैमिली ट्री में होता है या फिर ये किसी के साथ भी हो सकता है कि फादर ऐसे सेंसिटिव नहीं थे और बेटा सेंसिटिव निकला? क्या आपके फादर सेंसिटिव थे या फिर वो एज ए फादर वो इतने स्मार्ट थे कि वो अपनी सेंसिटिविटी जो थी वो छुपा पाए? कैसा लगता है आपको? नहीं देखो, पहले मैं एक और क्लैरिफाई कर दूं, सेंसिटिविटी की बीमारी नहीं है, इट्स ए पॉजिटिव। See, you have to understand one thing. When I'm saying sensitive, it means he or she is sensitive to the environment. Emotional है, sensitive to everything. अब उसमें ये भी है कि मैं आपकी इमोशन समझता हूँ, it's good for you. बहुत पॉजिटिव है उसमें, नेगेटिव कुछ नहीं है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है उसमें, but the only thing is it's a practical world. ठीक है, जहाँ इमोशंस की ज्यादा होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, पर ज्यादा वैल्यू नहीं है प्रैक्टिकली। सो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करके जाना पड़ेगा। सो सेंसिटिविटी इज नॉट ए प्रॉब्लम, सेंसिटिविटी होना बहुत अच्छी बात है जब तक आप उसको समझ ना पाए एक्चुअली हुआ क्या है। आज की डेट में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे ऑफिस में, मैं अपने ऑफिस की बात करता हूँ या पुराने ऑफिस की बात करता हूँ, मेरे साथ कई अपने मेरे डिपार्टमेंट के लोग होंगे, पुराने ऑफिस की बात नहीं, मैं प्रोजेक्ट्स भी करता था, मैं बाहर वेस्ट अफ्रीका में भी रहा कुछ टाइम पे, यूनाइटेड नेशंस में भी मैंने काम करा है, बीच में ईस्ट के जंगलों में भी काम करा है। मेरे को आज वो होता है कि मैं आई वाज अ सेंसिटिव किड, तो मैं वहां सर्वाइव कर पाया। बहुत बहुत स्ट्रांग बंदे नहीं जा पाए, हम नहीं जाएंगे वहां पे, सर बुरा हाल है वहां पे। आई वाज सेंसिटिव, आई वाज फ्लेक्सिबल, कोई नहीं यार देखते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई वाज अ सीकर, मेरे को एक्सप्लोर करने में बड़ा मजा आता था वो चीजों को लेके। वहाँ मैं मेरी फर्स्ट जॉब में नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट में थी जॉब बेसिकली, तो इवन वहाँ के लोकल जो बंदे थे उन्होंने भी मना कर दिया था कि वी डोंट वांट टू गो देयर। तो मैं गया वहाँ पे, सक्सेसफुली काम करा, सब कुछ खत्म करा। तो सेंसिटिविटी इज नॉट ए नेगेटिव थिंग, वो बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है वो, इट्स ए वेरी पॉजिटिव थिंग बेसिकली। बट द ओनली थिंग इज कि वही बात है कि पलड़ा बहुत ज्यादा भारी हो जाता है किसी चीज का। अब जो स्टब बॉर्न है, अब स्टब बॉर्न जो बंदे आप कहोगे जो बहुत स्टब बॉर्न है, वो तो प्रॉब्लम है, फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, तो फिर एक बैलेंस जरूरी है, बैलेंसिंग एक्ट जरूरी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ये है कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है, बस वही है। आज की जो टाइम चल रहा है ना, उसमें इमोशंस वाले लोगों की वैल्यू कम है, दिमाग वालों की वैल्यू ज्यादा। दिमाग वाले जो है इमोशंस वालों को हमेशा दबाते हैं। आप बहुत अच्छा फ्रेम कर रहे हो, एग्जैक्टली वही मैं कहना चाहता हूँ, शायद मैं ढंग से बता नहीं पा रहा हूँ, बट वही है। तो यही अब मैं यही कहना चाहता हूँ। देखो, मैंने जहां तक ये देखा है, इंसान ना एक नारियल की तरह होता है, बाहर से सख्त, अंदर से नरम। पर वो नरमी जो होती है ना, वो दूसरों के प्रति होती है ना, तो सोसाइटी को देती है। जब वो नरमी खुद के लिए मुसीबत बन जाए, तो डर बन जाती है, तो प्रॉब्लम बन जाती है। तो यानी कि हम आज की डेट में अपने बच्चों को कहीं ना कि बेटा सोसाइटी बाहर खराब है, आपको ऐसे नहीं करना, आपको वैसे नहीं करना, हम कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स ज्यादा उनके मन में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से शायद वो ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं डर के प्रति, इमोशंस के प्रति नहीं। इमोशंस तो हर किसी के अंदर बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमें वो समझने की जरूरत है, बीइंग अ पेरेंट, पेरेंटहुड अच्छी करने की जरूरत है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड देने की जरूरत है, और खुद भी पॉजिटिव रहने की जरूरत है, जहां तक मुझे समझ में आपकी बात। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई एग्जांपल आप शेयर करना चाहेंगे? मैं अभी आपको एक इसमें एग्जांपल दूंगा कि अब हाउ टू हैंडल सच किड्स विद ऑप्शंस बेसिकली। जी। आपको उन्हें कभी भी
एक तो उन्हें आपको एक बेसिक, मैं एक फ्रेमवर्क बोलता हूँ उसमें, SLA बेसिकली, इट्स स्ट्रगल्स, learnings and achievements, and it is applicable for everyone, for a common man also. But in this case, the S part is not for that particular individual. The S struggle should be more focused from the parent side also, कि struggle उनकी भी रहेगी थोड़ी सी, बच्चे को ढंग से डायरेक्शन देने के लिए। तो ऐसे बच्चों को, क्योंकि होता क्या है कि दे easily get distracted, they easily get influenced, तो वो उसी गोल गोल चक्कर में घूमते रहते हैं, वो अपनी डायरेक्शन मिल पाती। एक वो होता है ना, एक घोड़े को वो बांध देते हैं फोकस करने के लिए, कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, ताकि वो अपनी, लेकिन एक वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा तो उसकी स्पीड बड़ी अच्छी है। सेम विद द सेंसिटिव किड आल्सो। पेरेंट्स को स्ट्रगलिंग, जो SLA का पार्ट है, स्ट्रगलिंग टाइम में बेसिकली उसके हाथ थोड़े पकड़ने हैं बच्चे के। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अपने बेटे के लिए बोलूंगा तो वो अगर मेरे को दिख रहा है इसको कि मैं आई कीप ऑन ऑब्जर्विंग हिम, वो किस में अच्छा है किस में नहीं है, बट जरूरी नहीं है कि वो उसमें वाकई मॉनिटरिंग भी अच्छा कर जाए सर्वाइवल के लिए। आई एम नॉट सेइंग मॉनिटरी, एक तो मैं कहता हूँ कि जिंदगी का मकसद जो है वो खुश रहना होना चाहिए, ना कि पैसा कमाना सिर्फ। इवन देन इट्स अ स्टेटमेंट, इवन देन आई एम नॉट अप टू द मार्क अप टू स्टेटमेंट, इवन देन आई एम स्ट्रगलिंग इन दैट, बट ओवरऑल आई लर्न दैट थिंग, इट शुड बी। बच्चों को सिखाओ कि खुश रहना इज अ मोटिव फॉर यू। तो वो स्ट्रगलिंग जो SLA पार्ट है स्ट्रगलिंग का, बच्चों को वो पेरेंट्स को बेसिकली साथ उनके हैंड इन हैंड चलना है बेसिकली। उनको एक डायरेक्शन देनी है कि भैया नहीं कुछ समझ आ रहा, क्योंकि पैशन 90% लोग नहीं जान पाते हैं, तो आप पैशन के चक्कर में रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। पैशन जब मिलेगा, जब दिखेगा, तब आप डू कर लेना, बट इस समय एटलीस्ट डू समथिंग। और पेरेंट्स को चाहिए उनको एक डायरेक्शन देना और उस पर कहना तू फोकस रहे इस पे, बस ये करता रहे, जो तू चाहता है वो बाद में करते रहना, बट फोकस ऑन दिस थिंग एटलीस्ट फॉर सम टाइम। और एक अंडरस्टैंडेबल में, एक सेंसिबल वे में क्रिटिसिज्म नहीं करना है बच्चे के साथ ज्यादा, उनको प्यार मोहब्बत से समझाने चीजें, क्योंकि सेंसिटिव व्हेन आई एम सेइंग दे आर ओबीडिएंट आल्सो। आपको इतनी स्ट्रगल नहीं लगेगी उनको, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए उनके साथ, फिर स्ट्रगल नहीं आपकी। यानी कि स्ट्रगल तो आनी है। देखो जी, वो सेंसिटिव बच्चा है या नॉन सेंसिटिव बच्चा, स्ट्रगल तो आनी। स्टबॉर्न है तो तब भी स्ट्रगल आएगी, बिल्कुल, ठीक है, और सेंसिटिव है तब भी आएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रगल जो आनी है, किसी के लिए भी आनी है, बस उससे भागना नहीं है, उससे लर्निंग लेनी है। बिल्कुल। और चाहे आप बेबी स्टेप्स लो, उसमें प्रोग्रेस देखो। मान लेते हैं कि 100 मार्क्स का पेपर है, कोई बच्चा 30 मार्क्स लेके आया और वो बहुत ही सेंसिटिव है, उसको रोना आ रहा है कि मेरे 30 मार्क्स आए हैं, तो उसे उस टाइम में या तो उसे समझना है या उसके पेरेंट्स को ये समझाना है कि वो 30 से सीधा 100 पे नहीं आएगा, बिल्कुल, या 80-90 पे नहीं आएगा। रादर देन कि आप उसको 80-90 के लिए फोकस करवाओ, उसको बोलो कि बेटा कोई बात नहीं, 30 आए, अगली बार हम 40 पे लेके आएंगे। वी हैव टू ट्राई फॉर द 40। दैट इज द प्रैक्टिकल अप्रोच। तो 40 पे अगर आ गया, या मान लो 39 रह गया, तो कोई बात नहीं, गुड अटेम्प्ट, बिल्कुल। और अगर 40 क्रॉस कर गया, अरे वाह, हम तो टारगेट से ज्यादा ले गए, बिल्कुल, लेट्स एंजॉय, लेट्स सेलिब्रेट दैट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब ये तो हो गया सक्सेस वाला, फेलियर वाला हो गया। पहली बार 30 नंबर आए, नेक्स्ट टाइम मे बी ड्रॉप टू 25 आल्सो। अब उस चीज में क्या करोगे, सब नेगेटिव हो रखे, भैया आपने पापा कहा था कि मेहनत करूंगा, मैं फिर फेल हो गया। डजंट मैटर, हर बंदे की अपनी एक लिमिटेशन है, एक एडिंग जो आपकी जो लर्निंग्स है थोड़ी स्लो है, किसी की फास्ट है। नेगेटिव नहीं होना, बस पेरेंट्स को खड़े रहना, कोई नहीं, तू लगा रहा है, कोई बात नहीं, एक नहीं दो बार नहीं, होगा, इट विल हैपन, बट यू हैव टू फोकस एंड कीप ऑन डूइंग एंड हैव एक कोजी इन्वायरमेंट उसको थोड़ा देना पड़ेगा। अगर वो कोजी इन्वायरमेंट दे दिया ना, सच में, इस आपने बात बिल्कुल सही बोली है कि इसमें हैंड इन हैंड पेरेंट्स को चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कोजी इन्वायरमेंट उस बच्चे को मिल गया, सबसे पहली बात कि वो उसका फेलियर का उसके अंदर से डर निकल गया। बिल्कुल। अगर वो डर निकल गया, सबसे पहली बात कि आपको ये पता है कि मेरा बच्चा नेगेटिव थॉट तो कभी लाएगा ही नहीं, बस, ठीक है, वो नेगेटिव थॉट सबसे ज्यादा पेरेंट्स को तंग करेगी। बिल्कुल। और अगर वो नेगेटिव थॉट नहीं आई, बच्चा कर आके अपनी स्टडीज कंप्लीट कर गया, किसी तरीके से अपने आप को फ्लरिश कर गया, तो जॉब भी कर पाएगा। बिल्कुल। अभी तो उसके लिए चैलेंज था पढ़ाई, अब तो चैलेंज आने वाला करियर। तो अगली जंग शुरू होने वाली है। अगर आप पहली जंग ही हार जाओगे तो फिर दूसरी जंग कैसे लड़ोगे? तो ये सब स्टेप्स आपके बेसिक्स हैं आगे लाइफ के चैलेंजेस को
ओवरकम करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, उनको जीतने के लिए, या थोड़ा पीछे धकेलने के लिए, या कुछ भी, वो ये बेसिक्स है। और ये बेसिक्स, और एक बार अगर आप स्ट्रांग हो गए, आपको आइडिया मिल गया, देन यू कीप ऑन मूविंग। अब मैं अपनी केस की एक और छोटी एग्जांपल देता हूं। जब मैं ये उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूं कि ठीक है, पढ़ाई शुरू कर ली, उसके बाद आपको लगा कि यार ये तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जो सर पे पड़ी है, पर मैं कुछ करना चाहता हूँ, बट आई कुडंट एबल टू फाइंड इट। मेरे फादर साहब राइटर थे, उन्होंने 45 बुक्स लिखी हैं, 45 बुक्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड डोगरी लैंग्वेजेस। फ्रॉम जम्मू से हम लोग बिलोंग करते हैं, बेसिकली पंजाबी हैं। तो उनका मेन, लेकिन माइक्रोनिश जो उनका जो सब्जेक्ट था वो हिमालयन कल्चर, हिमालयन हेरिटेज, ऑल उत्तराखंड, JNK और हिमाचल के, और उनके वॉरियर्स के बारे में, श्राइन्स के बारे में, हेरिटेज बिल्डिंग्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। और मैंने एक आर्टिकल भी लिखा। आप समझ रहे हो कितना भार होगा। और लेकिन हमारे घर पे पूरा माहौल देखा है, बुक्स एवरीथिंग। तो जब मैंने बुक पढ़नी स्टार्ट करी, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया किसी बुक में। ऊपर से मेरा अपना ये प्रेशर, इसका सर्वाइविंग, पेरेंट्स हैं, वो जॉब का, इंजीनियरिंग का, व्हाटएवर। बट मैंने स्टार्टिंग में वही रोमांटिक बुक्स भी उठाई, वो स्पाई वाली बुक्स भी उठाई, फिर उठा के कचरे में फेंक दी, को इंटरेस्ट नहीं आया। देन वंस आई वर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर ऑफिस के काम से, मतलब मैं तब जॉब शुरू कर चुका था। तो ऑन द वे एक मिडवे आता था, उसमें मिडवे एक ही हुआ करता था, गवर्नमेंट की जगह होती थी, वहां पे खूब गाड़ी सारी पार्क होती थी, और वहीं पे आप खाना वाना खाओ, और बुक्स का स्टॉल लगते थे। वहां एक बुक देखी मैंने, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। मैं कहा यार, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, ये तो स्टेटमेंट ही कॉन्ट्रडिक्टेड है बिल्कुल। तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने जब वो पढ़ी, इट इज स्पिरिचुअल कहानी, रॉबिन शर्मा ने लिखी हुई है उनकी, कि बाकी भी बहुत सारी बुक्स आई हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइटर है, वेरी बेस्ट सेलर है, मतलब इट्स अ वेरी स्पीकर एंड ए गुड राइटर। वो किताब पढ़ी, देन आई गेट टू नो कि मेरे इंटरेस्ट कौन सी किताबों में है। तो एक्सप्लोरर, वो बच्चों को खुद एक्सप्लोर करते जाना है, और पेरेंट्स वगैरह ठीक है, लेट देम एक्सप्लोर आल्सो ऑन सर्टेन पार्ट ऑफ देयर लाइफ, नॉट एवरीथिंग, क्योंकि अगर एवरीथिंग करोगे तो वो फिर स्कैटर हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं उस लेवल तक पहुंच गया जब मैंने जॉब शुरू कर ली थी, तो मेरे पास फ्रीडम थी, चल मैं अपने पैशन के लिए कुछ मेरे को अच्छा लगता है वो तो कुछ करूँ, साथ में उसमें कुछ स्पेंड करूँ मनी, देखूँ मैं क्या कर सकता हूँ। देन आई फाइंड दिस बुक्स, देन स्पिरिचुअल पे उसके बाद बुक स्टार्ट करी। अब आज की डेट में सिर्फ स्पिरिचुअल बुक्स पे पढ़ता हूँ सारी, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है पढ़ना बेसिकली। सो आई फाइंड वन ऑफ माई स्मॉल हैप्पीनेस समवेयर ऑन दिस जर्नी। चलो, दैट्स इवन बेटर। आपकी जर्नी भी काफी अप्स एंड डाउन्स में गई। आपने नॉर्थ ईस्ट में भी काम किया, आपने अफ्रीका में भी काम किया, जैसा आपने बताया। आपको क्या क्या चैलेंजेस आए ऐसी जर्नीज के बीच में? जैसे आपने बताया नॉर्थ ईस्ट में आप उस जगह पे जाके रहे जहां पर वहां के लोकल लोगों ने भी मना कर दिया था। अफ्रीका में भी गए आप, UN प्रोजेक्ट्स भी आपने किए, वहां पर भी कमिटमेंट्स अपनी पूरी की। तो UN ऐसी किसी जगह पे नहीं चला जाता, वो हमेशा किसी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ कुछ गड़बड़ होती है, टफ सिचुएशंस, ठीक है। तो आप ऐसी जगह पे गए, और बीइंग अ सेंसिटिव चाइल्ड, जबकि आपको बहुत अर्ली स्टेज में पता चल गया था कि चीज़ें मेरे साथ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एम्पैथी से काम करता हूँ। बिल्कुल। और ऐसी हार्ड जगह पे जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको अपने आप पे नियंत्रण रखना पड़ता है, तो क्या आपको वहाँ पर कुछ चैलेंजेस आए? और अगर चैलेंजेस आए तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया? तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, मेरे फादर साहब ना हमेशा एक बात कहते थे। वो कहते थे कि ना, आप ना कुएं के मेंढक नहीं बनना कभी जिंदगी में। कि आप एक जगह बैठे हो, जैसे हम लोग बेसिकली पंजाबीज हैं हम लोग, एंड वी बिलोंग टू जलंधर, अवर फोर फादर्स, बट वी बॉर्न ब्रॉट अप इन जम्मू, इवन माय फादर आल्सो। तो लेकिन उन्होंने हमें कहा कि तुम कभी भी, एक को आज भी शब्द याद है, कुएं के मेंढक मत बनना। कुएं के मेंढक अगर कोई भी बोलेगा तो बड़ी नॉर्मल स्टेटमेंट है, बट मेरे को जब उस एक्सपीरियंस को मैंने एक्सप्लोर करा है, तो आई अंडरस्टैंड उस स्टेटमेंट का कितना बड़ा मतलब है। क्योंकि मेरे को भी याद है जब मैं जम्मू से निकला था तो मैं क्या था और आज मैं क्या हूं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा करोड़पति अरबपति बन चुका हूं, वो नहीं, बट काइंड ऑफ ए कॉन्फिडेंस लेवल, लर्निंग्स, फिर चैलेंजेस, फिर लर्निंग, फिर अचीवमेंट, छोटी छोटी अचीवमेंट चाहे वॉट एवर। सो आई कीप ऑन एडिंग दोज थिंग्स। सो द स्टेटमेंट था उनका, कुएं का मेंढक ना बनो। मेरे को वो चीज थी, उन्होंने कहा कि एक्सप्लोर करो। मैं बता रहा हूँ ना आपको, सेंसिटिव किड बोल दिया कुएं का मेंढक नहीं बनना, तो वो दिमाग में पड़ गया बस। अब नहीं पता, वो पापा ने बोला था कि यार ये कुएं का मेंढक नहीं बनना। सेंसिटिव है, फ्लेक्सिबल भी है, फिर दैट इज अ स्ट्रेंथ आल्सो। उन्होंने बोल दिया, उन्होंने डायरेक्शन अच्छी दे दी,
आप समझ रहे हो? उन्होंने डायरेक्शन जब अच्छी दे दी तो सेंसिटिव और फ्लेक्सिबल है, दैट इज द पावर। अब तो चलो कहाँ चलना है, देखिए जो होगा। सो मैं टू नॉर्थ ईस्ट, वहाँ मेरा हाउस रेस्ट हुआ था एक बार नॉर्थ ईस्ट में। बड़े इश्यूज हैं वो, अलग अलग किस्से हैं, अलग अलग। हाउस रेस्ट हो गया था, उन्होंने मेरे को लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं बाय एयर ट्रैवल करके आया था वापस, क्योंकि मेरे को बसों में शायद ये था कि मेरे को पकड़ लेते, वहाँ पे बड़ा इंसर्जेंसी थी उस समय। सो कुछ इशू हो गया था आपस में उनके साथ किसी वहाँ पे, तो आई वॉज हाउस अरेस्टेड ऑल्सो देयर। तो बहुत से किस्से हैं वहाँ पे, एक किस्सा नहीं है, बहुत से हैं। तो हम लोग लास्ट बॉर्डर विलेजेस पे काम करा मैंने। वहाँ पे आपकी वो लीचीज होती हैं जो आपको पकड़ती हैं, वो जोंक जो बोलते हैं हम उनको, उनके बीच में काम करा है हमने। सोना फिट की डिशेज होती थी हमारी, सैटेलाइट डिश वगैरह बनती है जो पूरी, वो हम वहाँ पे असेंबल करते थे, फिर सैटेलाइट से स्टेशन डाउनलिंक करके उनको लोकल डिस्ट्रीब्यूट करते थे। दैट वाज माय जॉब। इसे गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का एक प्रोजेक्ट था जो हमारी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को मिला था, तो हमें वो कंप्लीट करना था। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 7 सिस्टर्स में करना था। तो अरुणाचल वाज माय प्लेस बेसिकली, अरुणाचल, देन सम पार्ट ऑफ मणिपुर आई डिड। सो कुछ सिक्किम में भी काम करा मैंने। तो वहां पे तो बट द ओनली थिंग दैट, सो ओवरऑल जो बात का शॉर्ट है, वो जो पापा ने कहा था ना, कोई के मेंढक नहीं बनना, और वो एक घोड़े पे बांध दिया दिमाग में, भैया पापा ने कहा एक्सप्लोर करो तो करो। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे में, इमोशनल हूँ, ठीक है, चलता है, वो इश्यूज आते थे, बट वहां पे भी अपने एनवायरमेंट में मैं इमोशनल रहता था। इमोशनल मतलब ठीक है, जो आदमी जो काम कर रहा है, मैंने अपने आप को उनको डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी कि आई एम प्रोजेक्ट मैनेजर, मैंने करना है, वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन उनको एक तरीके से समझा देना कि तुम्हारा अपना ये काम है, तुम ये करो, मैं अपना करूंगा। चैलेंजेस वहां भी आए, बहुत चैलेंजेस आए, बट एक मुझे शिक्षा मिल गई ना एक बार, तो वो फिर सिर पे पड़ी है साथ में चीजें, फ्लेक्सिबल अप्रोच, तो वो सब मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स बन गए उल्टा। सो बेसिकली वही मैं कह रहा हूँ, बच्चे को एक लेवल तक लेके आना, वहां तक हैंड होल्डिंग चाहिए, उसके बाद फिर आपको करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, फिर देन ही विल डू हिज जॉब हिमसेल्फ, वो अपना कुछ कर लेगा। लेकिन एक जो पॉइंट तक लेके आना ना, जो उसके जॉब के स्टार्ट होने तक या वहां तक, वहां हैंड होल्डिंग वहां तक बड़ी स्ट्रांग चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जब वो चैलेंजेस को अपनी पढ़ाई के दौरान देख लेता ना, तो करियर के दौरान जब वो चैलेंजेस को देखता है तो वो समझता है, यार पढ़ाई के दौरान भी तो चैलेंजेस आए थे जो मैंने ओवरकम कर लिए, तो करियर में क्यों नहीं होंगे, इसमें भी बेबी स्टेप ही तो लेने हैं। और अपना पेशेंस लेवल बना के रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, पेशेंस लेवल बना के रखना है। आपने अफ्रीका में सर्व किया जी, वहां पे भी कुछ रंग भेद के कुछ चैलेंजेस हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, आप शायद मेडिटेशन से भी एक बार मैं किस्सा बताता हूँ। हमारे यहाँ क्या हो गया, मैं अफ्रीका में था, वो थोड़ा सा वही है कि थोड़ा सा इम्पेशेंस एक नेगेटिव क्वालिटी भी है मेरी थी, मतलब थोड़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ, स्टिल इज देयर। मेरी वाइफ से पूछोगे तो वो कह बहुत ज्यादा है, बट आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल दैट थिंग आल्सो, बट इम्पेशेंस भी थी। तो वहाँ उसी इम्पेशेंस के चक्कर में कुछ मेरे थोड़े वहाँ पे झगड़े हो गए थे 1-2 बार, वहाँ पे लोकल स्टाफ्स वगैरह से कुछ अनबन हो जाती है। तो किसी रीजन से उन्होंने मेरे को कहीं शिफ्ट कर दिया, आपकी ट्रांसफर कर दी किसी रिमोट लोकेशन पे। बीइंग आई वाज इन द मेन सेंटर सिटी, फाइनेंशियल कैपिटल थी अबिजान, आइवरी कोस्ट में था मैं, तो फाइनेंशियल कैपिटल थी अबिजान। वहां से मेरे को रिमोट पे फेंक दिया, और मेरे को रिमोट विलेजेस या माउंटेन्स उसमें काम करना वो बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे लिए ऐसा कुछ हार्ड नहीं था, बट फिर भी था कि यार हेडक्वार्टर में बैठा हुआ, थोड़ा सा एक जॉब प्रोफाइल थोड़ा बेटर था, थोड़ा सा और बैक हो गया है। बट ठीक है, उसके बाद कुछ वहां पे इशू हो गया, फिर वो कहीं और दूसरी जगह पे कर दिया, तो बिट ऑफ स्ट्रगल वाज गोइंग ऑन। मेरे को फील हुआ कि यार मैं ना थोड़ा सा, मतलब मेरे को लगा कि यार माइंड में ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी शुरू हो गई है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी शुरू हो गई है। तो मैंने कहा कि एक बार ना इसको कुछ, तो मेरे को ना थोड़ा सा इंक्लाइनेशन था, वो मैं स्पिरिचुअल, मैंने बताया बुक्स वगैरह पढ़ने का मेरे को शौक था, तो मैंने पढ़ा मेडिटेशन इज अ वेरी पावरफुल थिंग, उससे कुछ हो सकता है, कर सकते हैं हम लोग उसको। तो उस समय कोई ऑनलाइन इतने कोर्सेज वगैरह कुछ हुआ नहीं करते थे, तो मेरे को कुछ थोड़ा बहुत किताबों में पढ़ा था कि एक ओम को ही अगर आप रिपीट करते रहो या सुनते रहो उसको, तो उस पर फोकस करो, तो कुछ विल गेट द प्रॉपर दिस थिंग। मैंने उस दिन बैठ के 1-2 दिन पहले ट्राई करा, गए वजह स्ट्रेस, वो कुछ वही स्ट्रगल चल रही थोड़ी बहुत, यहाँ वहाँ शिफ्टिंग सब कुछ मैंने ट्राई करा। एक बार ट्राई करा, आई गॉट फेल, नहीं हो पाया। 2-3 तीसरे दिन मैंने फिर ट्राई करा। जब तीसरे दिन ट्राई करा तो मैंने सोचा कि इस बार मैं, क्योंकि पहले दिन ट्राई करा तो 10 मिनट बैठा, कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ हो ही नहीं रहा, 20 मिनट बैठा, नहीं हुआ। लास्ट दिन मैंने कहा जब तक नहीं हुआ तो बैठा रहे,
मैं नहा धो के बैठ गया, अपने आसपास जो जो थे लोगों को बोल दिया डिस्टर्ब मत करना। मैंने कब उसमें फ़ोन नहीं हुआ करते इतना ज़्यादा, लैपटॉप पे मैंने वो लगाया हेडफोन और बैठ गया। मैंने 45-50 मिनट्स मैंने वहाँ देखे, मैंने अपना कर दिया था। तो एक पीरियड आया 25-30 मिनट के बाद, व्हेन आई वाज सो लाइट कि मैं जहाँ जाना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स नॉट फिजिकली, इंटरनली, मैं वहाँ जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा कि मैं ज़मीन के अंदर धंस रहा हूँ नीचे, अच्छा, सो आई वाज सो लाइट फीलिंग, मैं अंदर धंस गया था, चलो वो ऊपर चलते हैं, चलो मैं ऊपर उड़ता हूँ। आई स्टार्टेड फीलिंग, तो इतना लाइट हो गया। हमारे वहाँ पे एक द लोकेशन वाज यामासुक्रो, इट्स ए कैपिटल ऑफ आइवरी कोस्ट। तो वहाँ पे यामासुक्रो में एक, उस समय पे कहते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च था, वर्ल्ड का था या नहीं था इतना ध्यान नहीं, बट वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च था वहाँ पे। उसको, उसके घर के बिल्कुल पास रहता था मैं, उस चर्च के बिल्कुल पास मेरा घर था, बट मैं कभी अंदर से देख नहीं पाया, ऊपर से देख नहीं पाया कभी उसको जाके। तो मैंने कहा मैं कभी ये देखा नहीं है, मैं मेडिटेशन में उसको देखना चाहता हूँ ऊपर से। तो मैं ऊपर गया, उसके पूरे उसको विजुलाइज करा। वो क्या था आई डोंट अंडरस्टैंड टिल नाउ। वो ऐसा कि मैं ऊपर से पूरी चर्च देख रहा हूँ, पूरा उसको गुबंद जो उसका है वो पूरा देख रहा हूँ, गुबंद जो है पूरा देख रहा हूँ, पूरा उसको एक एक चीज वहां से निकाल के दे रहा हूँ। देन आई अगेन केम बैक टू माय पोजीशन। सो इट वाज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो मेरा वो जो टाइम पीरियड था वो 40-25 मिनट के, मेरे को जो मेरा जो इश्यूज रिपीट हो रहे थे दिमाग में, उसको ब्रेक कर दिया उन्होंने, नेगेटिव थॉट्स को। तो आई गॉट सो मच रिलैक्स्ड, देन आई गेट टू नो नहीं, इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग टू मेडिटेट। Then nowadays also I keep on doing something. तो क्या आपने उसके बाद उसको वेरीफाई करने के लिए वो चर्च पे गए थे फिजिकली आप? नहीं, मैं गया नहीं था, बट द थिंग डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग वो चर्च के जो बाहर का एरिया था वो काफी खुला था, मतलब कंजस्टेड नहीं था। इट वाज वेरी, लेटर ऑन आई वेंट देयर, अराउंड लगाया उनका बाहर का, दूर से देखने की कोशिश करी उसको, कि नहीं इट वाज वाकई जो फील कर रहा था मैं उसको वैसा ही था, मोर और लेस यार। आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ, मेरे पीछे पॉडकास्ट हुआ था, आपका ये एक्सपीरियंस मैंने वहाँ शेयर किया था। ग्रेट। तो ये एक्सपीरियंस मैंने वहाँ पर शेयर किया था जब मैं एस्ट्रल ट्रैवल की बात कर रहा था। इसे एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। मतलब जब आप अपने शरीर से जो 3 तत्व होते हैं आपके अलग हो जाते हैं इतने मेडिटेटिव स्टेट में रहकर, तो जब आप कहीं पे भी जा सकते हैं, फ्यूचर में, पास्ट में, या फिर किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे। तो यही चीज़ मैंने आपका एक्सपीरियंस जो था वो मैंने वहाँ बताया था कि मेरे एक फ्रेंड है, वो उन्होंने ऐसे ऐसे किया था। थोड़ा शायद वर्ड्स आगे पीछे हो गए थे, बट ऑलमोस्ट सिमिलर मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था आपका। तो वो आप ही का एक्सपीरियंस था। चलिए, ये अच्छा हुआ। तो मतलब इस तरह से आप मेडिटेशन से जुड़े। बिल्कुल। और क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन थी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तो वो क्योंकि आपको आपका इंटरेस्ट मिल चुका था, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी के थ्रू, तो आपको वो इंटरेस्ट मिल चुका था। तो उस वजह से आप उस टाइम पीरियड में अफ्रीका में आप उस सिचुएशन को भी ओवरकम कर पाए, और वो मेडिटेशन से भी आगे आप जुड़ पाए। आगे जब हम बात करें कि आप वहाँ से इंडिया वापस आए, फिर आप डेफिनेटली आपने और कोई प्रोजेक्ट्स किए होंगे, अभी भी आप जापानीज एमएनसी में हैं। तो आपने देखा जाए तो आपने बहुत दुनिया देखी है, आपने नॉर्थ ईस्ट देखा है, आपने अफ्रीका देखा है, और भी कई जगह देखी है आपने। शायद आप मुंबई साइड भी रहे हैं आप। हाँ, पुणे में रहा हूँ मैं, पुणे में रहा हूँ मैं, तो बेंगलोर भी रहा हूँ। आपने इतनी डेस्टिनेशंस पे काम किया, इतने अलग कल्चर के लोगों के साथ काम किया आपने। क्या ये प्रॉब्लम, सेंसिटिव किड वाली प्रॉब्लम, क्या आपने हर कल्चर, हर सोसाइटी में देखी है? ये प्रॉब्लम हर जगह सर, एवरीवेयर। एंड द मेन थिंग इज, एक और जो एक अंडरस्टैंडिंग वर्ड बोल रहा था, उससे भी पावरफुल वर्ड है कम्युनिकेशन। Communication is the key for most of the things. 99% things communication. And when I'm saying communication, ये हर जगह applicable होता है, आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड में, आपके पर्सनल वर्ल्ड में, एवरीवेयर। तो ये यहाँ का नहीं है, हर जगह का ही है। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा किस्सा बताता हूँ इस पे ही। मेरी भाई की बेटी है, यूके में रहते हैं वो लोग, वो वहीं सेटल हो रखे हैं वहीं पे। तो यूके में बच्चे वहीं पे बॉर्न हुए, वहीं पे बड़े हुए, सब कुछ। तो वहाँ के लैंग्वेजेस को हम कभी मजाक उड़ाते हैं आपस में बैठे हुए, जैसे द वे एक्सेंट का एग्जैक्टली। तो वो मेरी भांजी हुई ना, मेरे बेटे की लड़की, नहीं भाई की बेटी, तो भतीजी हुई, भतीजी, हाँ। तो भतीजी वो आती है, तो वो अपना जिस एक्सेंट में, लोकल एक्सेंट में, ब्रिटिश एक्सेंट में बात करती है, तो हम कभी मजाक उड़ाते थे सब कुछ। तो वो एकदम एक बार क्या हुआ, 2-4 बार वो आए हमारे साथ यहाँ इंडिया में आए, तो थोड़ा मैंने मजाक सब लिंक करा। तो उसके बाद बच्चे बड़े होने लग गए, टीनेज में आ गए, तो वही प्रॉब्लम हो गई। ब्रदर आया
फैमिली के साथ, ब्रदर ने मेरे को बोला यार उसको ना थोड़ा मत छेड़ना इतना, मजाक मत करना। हाँ वो हो जाती है। अब क्योंकि वो सेंसिटिव मामला हो गया, फिर से भाई की बेटी है और भाई भी ऐसा बोल रहा है कि थोड़ा सा ख्याल रखो, ऐसा थोड़ा सा, वो पूरा मान जाती है समथिंग। तो मैंने भाई की बात सुन ली, ठीक है कोई नहीं। भाई कहीं गया, अपने काम कर लिए, मैंने उसको बिठाया साइड पे, गुड़िया को। मैंने उसे बोला बच्चे ये इट्स नॉट अबाउट कि तुम ये उसको नेगेटिव मत लेना कभी भी जो ये हो रहा है। मैंने कहा हमारी फैमिली में, क्योंकि हमारे उस ज़माने में जब बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ आज से 15 साल पहले, आपकी फैमिली में कोई आपका भाई बंधु या कोई बाहर जाता था तो एक बड़ा माना जाता था। आज भी लोग करते हैं कि हमारे फ्रेंड सर्कल लोग कनाडा में है, यूके में है, यूएस में है। तो मैंने कहा हमारे घर का ब्लड, एक फर्स्ट ब्लड ब्रदर वाला वहाँ पे गया था। तो मैंने समझाई कुछ चीज़ें कि गया तो इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर एवरी फैमिली एंड वी डोंट, यू आर टेकिंग इट अदर वे, यू आर मेकिंग इट सो सेंसिटिव कि मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट यू, वी आर फीलिंग प्राउड ऑफ दिस थिंग। एंड हम इसको नेगेटिव वे नहीं बोल रहे, उसको पॉजिटिवली दे रहे हैं। उसके बाद वो सिचुएशन मैंने समझाई थोड़ी सी बच्चे को, उसके बाद से बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई। देन फिर मैंने भाई को बोला, मैंने कहा तुम टेंशन मत लो, समझा दिया उसको। देन उसके बाद से कोई भी जो होती ना वो तो, सो आइडिया इज बेसिकली इट्स नॉट इंडिया, कहीं का भी बच्चा हो वो सेंसिटिव है ना। सेंसिटिविटी तो एक नॉर्मल बिहेवियर है, मतलब इट्स नथिंग, इट्स ए काइंड ऑफ ए, क्या कह रहे हो आप इसको, आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब हाउ टू नेम इट। जैसे स्टबबॉर्ननेस है, सेंसिटिव है, कोई बंदे बैलेंस होते हैं उस वजह में, तो इट्स ए नॉर्मल है, इट्स वेरी मच नॉर्मल। द ओनली थिंग इज कि हाउ यू हैंडल इट, दैट इज ओनली थिंग। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी कम्युनिकेशन कैसे करते हो, कैसे उनको बात समझाते हो कि ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी एक तरह से आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। बिल्कुल। क्योंकि आप देखो, सेंसिटिव इंसान इमोशनल यानी कि वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। इसका मतलब वो सही और गलत के बीच का जो डिफरेंस जो हम संस्कारों के थ्रू देते हैं वो उसको पहले से जानता है। और अगर वो सही और गलत जानता है तो डेफिनेटली, जैसे स्पिरिचुअलिटी की आप बात करते हैं तो कर्मास को समझता है, बिल्कुल, क्या अच्छे कर्म क्या बुरे कर्म। बस प्रॉब्लम वहां आती है जब दूसरे लोग जो दिमाग से ज्यादा काम करते हैं वो उसको दबाने की कोशिश, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और जब वो डोमिनेट करते हैं तो कहीं वो दब ना जाए, कहीं वो उस वजह से डिप्रेशन में ना चला जाए, कहीं वो उस वजह से टूट ना जाए। तो इसलिए हमारा कम्युनिकेशन ज़रूरी है ताकि वो अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बने कि यार कोई बात नहीं, कोई चैलेंज आएगा मैं कर लूँगा, फ्लेक्सिबल अप्रोच। जैसे आपने बोला मैं फ्लेक्सिबल हूँ, कुएं का मेंढक नहीं बनना, मैं हर चीज़ को मैं ओवरकम कर सकता हूँ। तो बस यही है कि आज की डेट में हमें अपने बच्चों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि बेटा जो भी आपका बेसिक नेचर है वो है सो है, बट उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, उसको अपनी वीकनेस ना बनाओ। वो कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। वो आपकी स्टबर्ननेस भी हो सकती है। आप अगर स्टबर्न हो इसका मतलब कोई आपको हिला नहीं सकता, पर अगर वो स्टबर्ननेस आपकी सही डायरेक्शन ले गई तो फिर तो आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। तो ये समझना हमारे लिए आजकल बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से ये पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहा होगा ये पॉडकास्ट। और आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? मैं बस एक ऐड करना चाहता हूँ, पेशेंस उस बच्चे को सिखाओ। एक तो हो गया कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग, वो पेरेंट्स का मेन है जी। जो बच्चे का पार्ट है वो है पेशेंस। क्योंकि बच्चे जो देख रहे होंगे, कर रहे होंगे, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं यार, इनके हो गए, ये इन्होंने कुछ कर लिया है, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बट आई वांट टू टेल दोज किड्स कि बिल्कुल सिचुएशन मेरी भी ऐसी ही थी। फेलियर्स, बहुत ज्यादा फेलियर्स, उसकी कोई वो नहीं है। और एक बात और, यू नीड टू हैव पेशेंस, पहला। सेकंड, आपको हमें लगता है कि 100% मेहनत तक कर रहा हूं, आपको लग रहा है ये, और मेरे को रिजल्ट 100 मिल रहा है, तो आप गलत हो। आपको 100 नहीं मिलेगा। वो आपको लगता है कि मैं 100 मेहनत करूंगा और 100 रिजल्ट मिलेगा, वो ऐसा नहीं है। आपको 400% या 1000% मेहनत करनी पड़ेगी आपकी एक्सपेक्टेशन से, तब आप कुछ मिलेगा आपको। बिल्कुल। क्योंकि मेरे साथ ही, मेरा अकेला नहीं है, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो ये लूज कर गए हैं कि उन्होंने कोशिश करी, उनको लगा हमने 100% कर दिया, हमें क्यों नहीं मिला। नहीं, जो आपको लग रहा है 100% है वो शायद अभी 10% भी नहीं है। ट्रू। मेरी इंजीनियरिंग करते हुए भी या आगे जॉब करते हुए भी मेरे को लगा था कि मैं तो अपना 100% दे चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। उससे मैंने कई गुना ज्यादा मेहनत, कई गुना ज्यादा पेशेंस रखी, या नहीं भी रखी भी, फ्रस्ट्रेट भी हुआ, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर जाके कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत
चीज़ें चलनी शुरू हुई बेसिकली लाइफ में। जो आपका 100% है, जरूरी नहीं है कि वो उस टारगेट का organization या 100% वो हो, जरूरी नहीं है। वो उसका 10% भी हो सकता है, हाँ, 25% भी हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। तो यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा उस टारगेट को अचीव करने के लिए असल में मुझे कितनी मेहनत करनी है। हाँ, इज इट 100%, इज इट 400%, इज इट 1000%? और उसका कोई मेजरेबल आप पहले नहीं कर पाओगे, हाँ। तो यू नीड टू हैव पेशेंस। ऑफ कोर्स आपको कुछ समय देने के बाद ही तो पता लगेगा, वैल्यूएशन पता पता लगेगा, चलेगी ना कि बिल्कुल, भैया मेरे को कितनी मेहनत चाहिए। बिल्कुल 6 महीने बहुत है या 6 साल देने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब पीएचडी करने बैठते हैं तो पीएचडी के टाइम पे ये थोड़ा पता होता कि कब कब कंप्लीट कंप्लीट होगी, एग्जैक्टली। तो फिर आपको अगर पीएचडी की डिग्री चाहिए, डॉक्टर की डिग्री चाहिए, तो इसका मतलब आपको पेशेंस देना पड़ेगा। और अगर डॉक्टर नहीं बनना तो छोड़ दो बीच में। तो फिर वही है, पेशेंस है तो डॉक्टर बन गए, नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये पेरेंट्स को ये बात बतानी है बच्चों को। अभी आपके बच्चे भी हैं, जैसे हमारे, मेरा बेटा भी है, वो एकदम से कभी कभार बिल्कुल खत्म कर देते हैं, यार नहीं हो रहा यार। नहीं, ऐसा नहीं है। यू नीड टू हैव पेशेंस। उस समय उनको समझाओ, उस समय कम्युनिकेट करो, उस समय अंडरस्टैंड करो, वो थोड़ा पॉजिटिविटी में लेके आओ, और फिर ऐसा ऐसा बताओ कि पेशेंस है यार, पेशेंस रखनी है तुम्हें। मुझे लगता है कि जब बच्चे गिव अप करते हैं ना, रादर देन कि हम उनको उस समय समझाएं, हमें उनको ना जो उनको पसंद है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने बच्चों की बात करूंगा। अगर कभी मेरी बेटी कहती है ना कि पापा नहीं ये नहीं हो पा रहा, तो मैं कहता हूँ बेटा आइसक्रीम खाएगी। मुझे लगता है कि पहले उसका मूड ठीक करो, बस बिल्कुल उस मोड में तो आए कि मेरी बात सुने। एग्जैक्टली, वेरी गुड स्टेप, बिल्कुल ये सही है। तो वो जब उस मोड में आती है ना, तब हम आराम से डिस्कशन शुरू करते हैं। वो एक हंसी मजाक का डिस्कशन भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बट द आइडिया इज कि उसके दिमाग में मेरा आइडिया पहुंचे। बिल्कुल, वो एक स्टोरी के माध्यम से पहुंच रहा है, वो एक लर्निंग के माध्यम से पहुंच रहा है, मेरे एक्सपीरियंस के माध्यम से पहुंच रहा है। पर अगर उसके दिमाग के अंदर कुछ पहुंचाना है तो पहले उसका वो मोड ठीक करना पड़ेगा, मूड ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो आपके जो उस समय उनके लॉक लगे हुए हैं, वो तो खोलने पड़ेंगे ना पहले। और समटाइम्स वो खुलते नहीं है, बिल्कुल स्टबर्न हो जाते हैं। अरे नहीं बात करनी यार, कोई बात नहीं, लीव हिम। उसको प्रेशराइज मत करो उस समय, अच्छा कोई बात नहीं, बाद में बात करें, कोई नहीं। कीप एन आई ऑल्सो। ये बच्चे आजकल बच्चे सेंसिटिव और भी ज्यादा हैं, स्टेप्स भी ले लेते हैं, तो वो थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है। वो जमाना अलग था, अब ये जमाना अलग है। तो हमें बच्चे अगर सेंसिटिव है तो हमें पेरेंट्स को और सेंसिटिव और अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन की जरूरत है, और समझाने की जरूरत है। नहीं कभी रिएक्ट कर रहे, कोई बात नहीं, छोड़ दो, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप करो। सही टाइम का हमें आने का इंतजार करना पड़ेगा। वही बात है, जितना पेशेंस उनको चाहिए उतना हमें भी रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगता है शायद जैसे हमेशा कहा जाता है ना कि एक सोसाइटी को बनाने में पेरेंट्स का, टीचर्स का और भी बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, पर मुझे लगता है पेरेंट्स का हाथ सबसे बड़ा है। क्योंकि टीचर्स ना एक लिमिट तक हर एक स्टूडेंट के साथ होते हैं, उसके बाद उनको और स्टूडेंट्स को भी ग्रूम करना होता है। बिल्कुल। बट पेरेंट्स के लिए तो वही 1 2 3 बच्चे हैं जिनको उनको हमेशा सारी उम्र लेके चलना है। बिल्कुल। तो वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की ही बनती है। क्योंकि बच्चे स्कूल की बात करें तो वो एक ग्रुप का पार्ट है। बिल्कुल। वो उनका मतलब ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि वो ध्यान नहीं देते, ध्यान देते हैं, ऐसी बात नहीं, बट दे कैन नॉट। इंडिविजुअल ध्यान देना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसीलिए तो पेरेंट्स है ना। तो पेरेंट्स को तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है हर चीजों का, आई बिलीव। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेन उस तरफ जो है वो पेरेंट्स का ही होना चाहिए। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले जब हम मिले थे, मैं और पल्लव जी, तो हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि हम पॉडकास्ट चैनल चला रहे हैं और वी आर अबाउट टू लॉन्च इट। तो मैं कुछ नए टॉपिक्स ढूंढ रहा हूँ। तो तब इन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि हम इस टॉपिक पे बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर बच्चा, आई वुड से 90% ऑफ द किड्स आजकल सेंसिटिव है। और सेंसिटिव कौन नहीं है? कोई, जैसे इन्होंने बोला, कोई स्टबॉर्न है तो कोई फ्लेक्सिबल है, हर कोई सेंसिटिव ही है ना। क्योंकि स्टबॉर्न बच्चा फ्लेक्सिबल नहीं बनना चाहता, फ्लेक्सिबल बच्चा स्टबॉर्न नहीं बनना चाहता। सो मुझे लगता है कि हर घर में कोई ना कोई सेंसिटिव इंसान है। अगर हम सही तरीके से उसे हैंडल करें तो शायद हमारे घर से, हमारी सोसाइटी से, हमारी दुनिया से बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स हट सकती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हट सकते हैं, और हम बहुत अच्छी सोसाइटी देख सकते हैं, बहुत अच्छा घर देख सकते हैं, बहुत अच्छे बच्चे सेटल होते हुए देख सकते हैं। सो विद दैट नोट, मेरे को लगता है कि आज हम चाय जो है आज हमारी अच्छी रही। बिल्कुल। चाय का जो जायका है वो हमने एंजॉय किया, हमने आज की चाय बहुत एंजॉय की। तो विद दैट थॉट लेट्स कम टू द क्लोज एंड उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा ऐसे ही मिलते रहें और नए टॉपिक्स पे डिस्कशन करते रहें।
और शायद हमारे आने वाले और टॉपिक जो हैं वो आपको और भी बहुत ज़्यादा ज्ञान दें। मैं जी। भी इसमें ऐड करना चाहूँगा जी। कि जो श्रोता हैं, देख रहे हैं, जो ऑडियंस हैं, जी। अगर उनको लगता है इन टॉपिक्स में कोई एक टॉपिक उनको लगता है कि नहीं हमें और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें वो लिख सकते हैं। हाँ, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन चैलेंजेस के बारे में केस स्टडी और के साथ केस स्टडी के साथ हाँ। हम दोबारा और पॉडकास्ट में आए एंड वी कैन डिस्कस दैट मोर। क्योंकि हो सकता है कि किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम शायद लाखों के घर में हो, जो लोग शायद समझ नहीं पा रहे, डिस्कस नहीं कर पा रहे। तो हम वो प्रॉब्लम को डिस्कस करें और उसके ऊपर और देखें कि क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, बिल्कुल। तो एक्सप्लोर करते करते क्या पता हमें सोल्यूशन ही Solution मिले। में। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर Thank ज्वाइनिंग you. इन टुडे, और हम दोबारा मिलेंगे अगले हफ्ते अगले नए पॉडकास्ट में।